हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एजुकेशन के बारे में और टीचर के बारे में, और आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा का पूरा टीचिंग के लिए होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम अपने क्लियर कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, अगर आप नए बच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों पीआरटी का कोर्स हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए तो हम आपको अपने साथ एनरोल कर लेंगे और उसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे अपने कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। हमने जैसे एजुकेशन का मतलब जाना था, इस बार हम टीचिंग का मतलब जानते हैं कि बेसिक टीचिंग का मतलब क्या है। टीचिंग बच्चों एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें टीचर का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि टीचर ही जो है वो हमेशा बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता है, बच्चों को चीज़ें समझाने का काम करता है। जो स्किल्स हैं वो भी टीचर ही बच्चों को सिखाता है, जैसे वो राइटिंग स्किल हो, रीडिंग स्किल हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्किल हो, कोई उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड स्किल हो, सब चीज़ें क्या है वो एक टीचर ही करता है। और एक टीचर का क्या काम है, मतलब टीचिंग में और क्या चीज़ें होती हैं कि ताकि जो बच्चों की लर्निंग है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ कि जो टीचिंग है वो एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है एजुकेशन का। एजुकेशन बिना टीचिंग नाम के औजार के बिना हो ही नहीं सकती है। ठीक है, और टीचिंग का स्पेशल जो सबसे मेन काम है वो क्या होता है कि बच्चों को चीज़ें समझाना और बच्चों को स्किल्स यानी कि कौशल प्रदान करना, उनको उन चीज़ में निपुण यानी कि महारत हासिल कराना। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीचिंग की वजह से ही कोई भी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव बनती है। अगर आप चीज़ें लर्न कर रहे हैं, ठीक है, आपने समझ ली, लेकिन अगर आपको वही कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूं तो आप देखना आपको वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होएगा, आपकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है टीचिंग के थ्रू। और जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बच्चों टीचिंग की वजह से ही कहीं ना कहीं पूरा होता है। अगर टीचर आपको पढ़ाए ही ना तो आपका लर्निंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं आप देखना थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो टीचिंग है और लर्निंग है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं, लर्निंग के बिना टीचिंग नहीं, तो दोनों बहुत ज़्यादा एक आपस में मिले हुए कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ से टीचिंग का मतलब कि बेसिक क्या है, नॉलेज को प्रोवाइड करना, बच्चे को स्किल्स प्रोवाइड करना। जिस तरीके से टीचर के रोल थे वही सारे रोल कहीं ना कहीं टीचिंग के अंदर आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने यहाँ एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन्होंने टीचिंग से रिलेटेड ना डेफिनेशन दिए, तो आपको ना एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले एच.सी. मॉरिसन ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड एन लेस मेच्योर वन। इसका मतलब क्या हुआ, टीचिंग ना एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक ज़्यादा समझदार इंसान और एक जिसमें उसके मुकाबले थोड़ी सी कम समझ है। ये नहीं कह रहे कि हम समझ नहीं है, उस पर्सन के मुकाबले थोड़ी सी कम समझ होती है, वो आपस में जो है ये इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे कि सपोज मान लो मुझे 2 का टेबल ज़्यादा अच्छे से आता है और आपको नहीं आता, और मैं आपको 2 का टेबल सिखा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योरिटी है, आपके अंदर थोड़ी सी कम है, तो हम दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करके जब मैं आपको 2 का टेबल सिखा रही हूँ तो वही कहलाया टीचिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी जैक्सन ने क्या बोला। इन्होंने बोला टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन 2 और मोर पर्सन, वन ऑफ होम इंटेंड टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन द अदर पार्टिसिपेंट। इन्होंने क्या बोला कि जो शिक्षण का जो प्रक्रिया है, जो टीचिंग है, इसमें 2 पर्सन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर प्रभाव डालता है। यानी कि सपोज मैंने आपको जैसे टीचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो मैंने आपके ऊपर प्रभाव डाला, मैंने आपको टीचिंग के बारे में सब कुछ पढ़ाया, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी। तो जैक्सन के हिसाब से टीचिंग है शिक्षण या 2 से
शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने मुठभेड़ है। अब ये लड़ाई वाली मुठभेड़ नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से एक शिक्षक यानी कि अन्य प्रतिभागी यानी कि छात्रों में कुछ बदलाव करना चाहता है। मेरा भी बेसिक मतलब यही है, बेसिक मोटिव यही है कि मैं जो चीजें पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ जाए, तो आपकी नॉलेज में कुछ बदलाव आ जाएगा। तो ये कहलाया टीचिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए, अपना जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रिलेट करता है आपके ट्राइपोलर प्रोसेस से। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी बच्चों ऐसे याद रखना, इसको बोलते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस। अभी जो ट्राइपोलर प्रोसेस है बच्चों जॉन डुए द्वारा दिया गया है, ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा कि ट्राइपोलर प्रोसेस किसने दिया था, तो जॉन डुए ने दिया था। अब जॉन डुए ने क्या बोला कि जो टीचिंग है ना वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी कि 3 पोल होते हैं इसमें, जैसे एक साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है ना, 2 पोल, इस तरीके से जो टीचिंग है उसके अंदर 3 पोल होते हैं। एक होता है चाइल्ड, एक होता है टीचर और एक होता है करिकुलम। यानी कि टीचिंग को इफेक्टिव यानी कि बेहतर बनाने के लिए चाइल्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है और करिकुलम का होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारे पास एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों आपस में मिलकर बहुत बेहतर तरीके से काम कर सके। तो टीचिंग क्या हुआ बच्चों, एक ट्राइपोलर प्रोसेस हुआ जहां पर चाइल्ड, टीचर और करिकुलम ये तीनों आपस में मिलकर किसी भी चीज को अंजाम देते हैं, किसी भी चीज को फैसिलिटेट करते हैं। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने यहाँ से कि जो ये टीचिंग है वो क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। इनको किसने दिया बच्चों, जॉन डुए ने दिया। प्लस इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, पहला चाइल्ड यानी बच्चा, टीचर यानी कि शिक्षक, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हम अब कवर करेंगे, एक सेकेंड ना, यस, इसे हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सूत्र। बच्चों को पढ़ाने के ना थोड़े से तरीके के बारे में हम पढ़ेंगे, हम मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, ध्यान देना, तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बेसिक मैक्सिम्स का मतलब यही होता है कि तरीका क्या होता है, सूत्र क्या होता है पढ़ाने का। ये बच्चों 11 हम मैक्सिम्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन पे से क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो जो पहला हमारा मैक्सिम है बच्चों वो कहलाता है नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चों को ले जाना। अब इसमें क्या है बच्चों, मतलब कि आप पहले बच्चों को वो चीजें से रिलेट करते हैं जो उसको आती है, फिर धीरे धीरे बच्चों को आप वहां तक ले जाते हैं जो चीजें उसे पता नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या करा कि जो बच्चे की पहली नॉलेज थी आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, और फिर जब उसी का इस्तेमाल करके आपने उसे नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो उसको वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाती है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लूं कि मैंने ना आपको बच्चों सिगमंड फ्रॉयड के बारे में पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है, कि सिगमंड फ्रॉयड कौन है और उन्होंने किस प्रकार के मेथड इस्तेमाल करे, तो आपको चीजें पता होगी। फिर दोबारा जब मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होती है, वहां पर मैंने आपको साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण के बारे में पढ़ाया। तो वहां पर क्या किया था, मैंने आपकी पुरानी नॉलेज का यूज किया कि देखो मैंने आपको सिगमंड फ्रॉयड के बारे में पहले ही पढ़ाया था, वो दबी हुई इच्छाओं के बारे में अध्ययन करते थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो फिर मैंने आपको क्या बताया कि देखो ये उसी से रिलेट करता है, साइको एनालिसिस, यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो मैंने क्या करा, आपकी पुरानी जो नॉलेज थी, जो चीजें आपको पता थी यानी कि नोन थी, मैंने उनका इस्तेमाल करके आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया जो कि आपके लिए अननोन था। तो एज अ टीचर आपको भी यही करना है, पहले आपको देखना है कि बच्चों को क्या चीजें पता है, फिर उसकी मदद से जो उनको पुरानी चीजें पता है आप नई नॉलेज से उनको जो है कनेक्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या है, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब जैसे कि बच्चों को आप मैंगो के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चा मैंगो को पहले से जानता है, तो मैंगो अगर आप उसके सामने रख दोगे ना, अच्छा ये तो हमें पता है तो बहुत टेस्टी होता है, तो बच्चे को ना इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वो उस चीज के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानता है। तो आपको बच्चे को इसी तरीके से पढ़ाना है, यानी कि नोन से लेकर अननोन तक आपको बच्चे को लेने जाना है, ताकि इस तरीके से बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा
कि पहले शिक्षक को पता होना चाहिए कि छात्रों के ज्ञान में पहले से क्या है, क्योंकि यह पिछले ज्ञान और वर्तमान ज्ञान को जोड़ने में मदद करेगा और छात्रों के बीच में रुचि पैदा करेगा। क्लियर है ये? अब देखना, ये सारे कॉन्सेप्ट भी ना आपको पढ़े हुए लगे होंगे, क्योंकि मैं आपको कहीं ना कहीं थ्योरीज में या फिर कोई मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो ये चीज़ें मैं आपको बीच बीच में समझाती रहती थी। तो देखना आपके ना जो यहाँ पर भी नोन टू अननोन हो जाएगा, आपकी जो पुरानी नॉलेज है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा, देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर इजी टू डिफिकल्ट, यानी कि पहले आप बच्चों को आसान चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद आप बच्चे को मुश्किल चीज़ तक ले जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पहले ही बच्चे को मुश्किल चीज़ सिखा दी तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। अगर मैं आपको आपकी जो पहली क्लास मैंने रखी थी ना, उसमें मैं आपको पढ़ा देती साइको एनालिसिस थ्योरी क्या होती है, रियलिज्म आइडियलिज्म क्या होता है, तो आधे बच्चे तो वहीं डर जाते। इसलिए ना पहले थोड़े आसान से टॉपिक से शुरू करा जाता है, फिर चीज़ों को मुश्किल मुश्किल और आगे लाया जाता है। तो एज अ टीचर आपको भी यही चीज़ करनी है। आपको जो अपनी टीचिंग है, आपको जो अपना लेसन प्लान है, वो इसी हिसाब से प्लान करना है कि बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए। जैसे सबसे पहले आप आसान टॉपिक से शुरू करेंगे, फिर इसके बाद जो थोड़े मीडियम है यानी कि कम हार्ड है उनको लाएंगे, फिर धीरे धीरे आप मुश्किल टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट ही रेड वाले पारे में ले गए ना तो आते बच्चे तो वहीं डर के भाग जाएंगे कि अरे ये क्या पढ़ा दिया, ये क्या बवाल कर दिया मैडम ने, हमारे तो समझ ही नहीं आया कुछ भी। तो क्या करना है, ईजी करना है, फिर मीडियम करना है, फिर हार्ड की तरफ लेके जाना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि पहले आप बच्चों को विशिष्ट बातों के बारे में पढ़ाएंगे, फिर आप आम चीज़ों पर लाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये मैंने बहुत बार पढ़ा दिया, फिर भी क्लियर कर लेते हैं एक बार कि आप पहले बच्चों को ना नॉर्मली बताएंगे। एक एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी लिया था, देखो आइए गार्डन में हम गए, यहाँ पर देखो इसके लीव्स ग्रीन हैं, देखो इस वाले पौधे के भी लीव्स ग्रीन है, मैंगो ट्री के भी लीव्स ग्रीन है, नीम जो ट्री है उसकी भी लीव्स ग्रीन है। तो बच्चे को यहाँ से क्या चीज़ समझ आएगी कि हर एक ट्री के जो लीव्स है वो ग्रीन होते हैं। आपने क्या करा, पहले स्पेसिफिक अलग अलग चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाया, फिर उसके बाद आप एक जनरल कॉन्सेप्ट पे बच्चे को ले आए कि हर एक पेड़ के जो पत्ते हैं वो हरे कलर के होते हैं। क्योंकि अगर आप पहले ही जनरल कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ा देंगे तो उसे शायद समझने में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो आपको पहले हमेशा उसे पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या देखो ये चीज़ लिखी हुई है, अ टीचर शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल स्टेटमेंट. General facts, principles and ideas are difficult to understand and hence the teacher should always first present particular things and then lead to general things. यानी पहले कि हमेशा विशेष चीज़ों के बारे में पढ़ाना है, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं, विचार होते हैं, वो बच्चे को समझने के लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लास में फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कंक्रीटिव और एब्स्ट्रैक्ट। ये भी आई होप सो आप सबको इसका मतलब पता होगा, बहुत बार मैं इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। इसको बोलते हैं ठोस से अमूर्त, यानी कि जो चीज़ें बच्चा पहले देख सकता है, यानी कि आपको सपोज पहले उसे चीज़ों की काउंटिंग सिखानी है तो आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बाद में आप उनको इमेजिनेशन की तरफ ले जाओगे जहाँ पर वो दिमाग में चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। शुरुआत में तो क्या होगा, 2 + 3 करना है तो 2 चीज़ें दोगे, फिर हाथ में 3 चीज़ें दोगे, फिर उनको बोलोगे कि प्लस करो, और आगे जाके बच्चा माइंड में ही प्लस कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बच्चा है वो कंक्रीट चीज़ यानी कि ठोस रूप में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है, क्योंकि जो चीज़ बच्चा देख नहीं सकता उसको वो अच्छे से समझ नहीं सकता। अगर मैं बोलने लगूँ बच्चों को कि जैसे किसी बच्चे ने सपोज मान लो किसी अफ्रीकन आदमी को आज तक देखा ही नहीं है और मैं उसे अफ्रीकन आदमी के बारे में पढ़ाने लगूँ तो बच्चे समझने में थोड़ा परेशान हो जाएगा, अरे ये क्या बता रही है मैम, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आज तो क्या पढ़ाया था मैम ने। तो यहाँ पर क्या बच्चा जो है ठोस चीज़ों को देख के पहले सीखता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, पहले कंक्रीट चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, फिर बच्चों को एब्स्ट्रैक्टली यानी कि इमेजिन करने की तरफ आपको बच्चे को ले जाना है। पहले दिखाएंगे फिर इमेजिन कराएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए नेक्स्ट है आपका होल 2 पार्ट। ये किस पे बेस है, ये भी कई बार पढ़ा है हमने। ये है बच्चों गेस्टोल्ट वालों पे बेस। इन्होंने क्या बोला
कि आप बच्चे को पहले जब एक रूप में चीज़ को पढ़ाते हैं तो वो चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ आती है। फिर इसके बाद आप उन्हें आगे की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि पार्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं। यानी कि जैसे सपोज आपको उनको पढ़ाना है कि ये साइकिल है, मैंने एग्जांपल लिया था ना, तो आप अगर साइकिल के अलग अलग पार्ट्स पहले ही पढ़ाने लग जाओगे ना, ये इसका हैंडल होता है, ये सीट होती है, ये टायर होते हैं, ये पैडल होते हैं और ये सब मिलके एक साइकिल बनाते हैं, तो यहाँ ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, बच्चों को समझ नहीं आएगा। पहले समझाओगे देखो जी ये एक साइकिल है, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ाओगे तो बच्चे को ज़्यादा बेहतर चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। कोई परेशानी आई होप सब तक नहीं होगी क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके पढ़े हुए हैं। बस यहाँ पर क्या हुआ, हमने उसे एक जगह में पिरो दिया, जैसे मोती पिरो देते ना धागे में, हमने एक कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों अनश्योर से लेकर अनश्योर, यानी कि अनिश्चित से सुनिश्चित तक जाना। अब क्या होता है ना, जब एक बच्चा आपके पास आया पढ़ने तो कई कॉन्सेप्ट को लेके ना वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो एज अ टीचर आपका ये काम है कि बच्चे को जिस भी कॉन्सेप्ट को लेकर अनश्योरिटी है, यानी कि वो अनिश्चित है, तो आप उस चीज़ को बच्चे को इस तरीके से समझाए कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, यानी कि वो सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, चाइल्ड रिमेन्स अनश्योर अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट, नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड इन द वे दैट इट्स लीड टू नो मोर कन्फ्यूजन। बच्चे को बस इस तरीके से समझाओ कि भैया मेरे को तो सब समझ आ गया, मैम ने जो बताया था, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए आज की क्लास में। तो इसी को बोलते हैं अनश्योर से श्योर की तरफ जाना। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ से। अब नेक्स्ट है आपका, ये देखो क्या दिख रहा है आपको, साइकोलॉजिकल। इसी से मिलके आपका अगला प्रिंसिपल बना है। ठीक है, एक सेकेंड, यस, ये प्रिंसिपल है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, मनोविज्ञान से तार्किक। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी को बिना मतलब की चीज़ों से मत रिलेट कर लेना। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ समझनी है कि साइकोलॉजिकल का क्या मतलब है, लॉजिकल का क्या मतलब है। साइकोलॉजिकल का मतलब है कि सबसे पहले बच्चे के अंदर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है, उसके बाद ही आप लॉजिकल की तरफ जाएंगे, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं आप उसकी तरफ जाएंगे। यानी पहले बच्चों को आप साइकोलॉजिकली रेडी करेंगे, दिमाग से तैयार करेंगे। अगर बच्चा दिमाग से तैयार ही नहीं है पढ़ने के लिए तो आप उसके सामने कितना भी पढ़ा के चले जाना, कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ये बच्चा है, ये पढ़ने तो बैठ गया लेकिन गुस्सा आ रहा है, मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती पढ़ाने बिठा दिया आज तो मुझे, तो कितना भी मतलब पन्ने पलट ले उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप बच्चे को साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से आप उसे तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आप उसे चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बढ़े हम नेक्स्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट है आपका एनालिसिस से सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण से विश्लेषण। अब ध्यान से समझेंगे, एनालिसिस यानी कि बच्चों विश्लेषण का मतलब होता है कि जब आपको चीज़ें समझनी होती है तो आप चीज़ों को टुकड़ों में बांटते हैं। जब भी आपको बोला जाता है, सपोज आपने लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज किया, तो आपने क्या किया होगा, आप हर एक क्वेश्चन को ना अलग अलग करके समझेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से था, तो आपने क्या करा, एक पूरे पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया उस चीज़ को समझने के लिए, ये कहलाया एनालाइज। और उसके बाद सिंथेसिस क्या हुआ कि आपने सपोज 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, फिर 4-5 चैप्टर में से आपने क्वेश्चन निकाल के एक अपना क्वेश्चन पेपर बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंथेसिस में आपने अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बना दी। तो हमेशा आपको बच्चे को पढ़ाना भी ऐसे ही है, पहले बच्चे को टुकड़ों में चीज़ों को तोड़ के समझाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें बोला जाएगा जो चीज़ें आपको आती हैं उनको जोड़ के आप अपना एक कॉन्सेप्ट बनाओ जिससे आपको चीज़ बेहतर तरीके से याद रह सके। इसी को हम बोलते हैं बच्चों एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाना, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाना। क्लियर है? अगर ये वाला मैक्सिम क्लियर है तो आगे बढ़े यहाँ से। चलिए
नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत इजी सा मैक्सिम है, नियर फार, दो चीजें आपको दिख रही होंगी, तो इसे हम बोलते हैं नियर टू फार। ठीक है, इसका मतलब है कि आप बच्चों को पहले वो चीजें सिखाएंगे जो उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट से रिलेट करती है, यानी कि जो उसके आसपास से रिलेट करती हैं, क्योंकि जो उसके आसपास की चीजें हैं ना, बच्चा उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, अभी उसकी ज्यादा मेमोरी डेवलप नहीं हुई, तो पहले बच्चों को क्या सिखाना है, वो चीजें जो उसके आसपास होती हैं। और जब उसे अपने आसपास की सारी चीजों के बारे में पता चल जाए, तो उसे उन चीजों के बारे में बताना है जो उनसे थोड़ी सी दूर होती है, फार अवे होती हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना, तो पहले हम उन्हें अपनी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सीधा वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा देते, समझ ही नहीं आएगा। पहले अच्छे से इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ा दी, यानी कि उसका आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में उसे पढ़ा दिया, और फिर उसके बाद उसे हम ले गए वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी, पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, पहले आसपास की चीजें पढ़ी फिर आगे की तरफ गए, इसी को हम बोलते हैं नियर टू फार जाना। क्लियर है यहाँ से, यानी कि पास से दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका मैक्सिम है बच्चों, उसे हम बोलते हैं फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल, यानी कि अनुभवंजय से लेकर तर्क संगत तक। ठीक है, इसको समझते आप क्या होता है ये। जो बच्चों एम्पेरिकल का मतलब है ना, उसका मतलब है कि आप जहाँ पर चीज़ों को खुद देख सके, चीज़ों को खुद महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंक्रीट से रिलेट करता है, क्योंकि कंक्रीट में क्या, वहाँ पर भी आप चीज़ें देख सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बस थोड़ा सा नाम चेंज है। ठीक है, रिलेट उसी से कर लेना। एम्पेरिकल यानी जहाँ पर आप चीज़ों को देख कर, महसूस कर कर समझ सके। उसके बाद अगला क्या है आपका, एम्पेरिकल तो हो गया, अनुभवंजय तो हो गया, लेकिन अब हम आ जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पे, यानी कि जो हमारा तार्किक संगत था, रेशनल था। आपने एम्पेरिकल में क्या हुआ, पहले आप सिखाएंगे बच्चों को उस तरीके से जहां पर बच्चा देख कर खुद चीजों को कर कर सीख सके, और जब बच्चा उसको उस तरीके से करना सीख जाता है तो आप बच्चे को रिप्रेजेंटेटिव तरीके से भी सिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ सोच कर, आर्ग्यूमेंट करके, उसके बारे में एक्सप्लेन करके भी चीजों को समझा सकता है। जैसे कि आप सबसे पहले अगर आपको बच्चे को इवापोरेशन का प्रोसेस पढ़ाना है, तो आप पहले उनको इवापोरेशन का प्रोसेस करके दिखाएंगे, जहां पर बच्चा खुद करके सीखेगा, बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके सीखेगा। फिर इसके बाद जब अगले दिन बच्चा आएगा तो आप उसके साथ बेसिक डिस्कशन भी कर सकते हैं। अच्छा चलो, मैंने कल आपको इवापोरेशन का प्रोसेस सिखाया था ना, चलो अब उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले आपने बच्चे को दिखाया, समझाया एम्पेरिकल तरीके से, फिर अगले दिन जब बच्चा आया तो आपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि तार्क संगत तरीके से आपने बच्चे के साथ उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर एम्पेरिकल से यानी कि रिप्रेजेंटेटिव की तरफ आना। आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। ये भी सेम बच्चों कहीं ना कहीं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअल यानी कि जो चीजें बच्चा ऑब्जेक्ट सामने देख सके। पहले आपको बच्चों को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाना है, जैसे आपने उनको एडिशन सिखाया तो आपने उनको 2 ब्लॉक्स दिए और 1 ब्लॉक दिया, बोला इनको प्लस करो, एक्चुअली चीज़ों को देख सकता है। तो यहाँ पर आपने पहले बच्चों को एक्चुअल चीज़ों से सिखाया, लेकिन यहाँ पर बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पर तो रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर आप क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर, यानी जिन चीज़ों को आप डिपिक्ट कर सके, दिखा सके। तो पहले आपने बच्चों को प्लस करना सिखाया, 2 एप्पल 1 एप्पल कितने हुए, 3 एप्पल। और फिर आपने चलो वैसे आ गए, तब आपने क्या हुआ, एप्पल ड्रॉ कर दिए, 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल कितने हुए, तो यहाँ पर क्या हुआ, पिक्चर्स पे आ गए। फिर अब क्या है, बच्चा पिक्चर्स को देखकर भी समझ सकता है, क्योंकि उसकी नॉलेज इतनी डेवलप हो चुकी है। क्लियर है, तो यही आपका प्रिंसिपल कहलाता है फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वास्तविक से प्रतिनिधि तक। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए अब देखो मैक्सिम जो थे हमारे 11 के 11 हमने कवर कर लिए, बहुत इजी थे। बस ये मन में ना हो जाता तो मैक्सिम है, पता नहीं क्या होगा, क्या ही होगा टीचिंग से रिलेटेड, लेकिन देखो कितने इजी थे। अगर इनसे कहीं से भी क्वेश्चन बन गया तो इजीली इनको आंसर कर दोगे कि यहाँ पर इस मैक्सिम की बात हो रही है। ठीक है, अब हम ना टीचिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या विशेषताएं होती हैं टीचिंग की। ठीक है, चलिए
सबसे पहले बच्चों की जो टीचिंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चा क्या है टीचिंग के थ्रू समाज में रहना सीखता है। अब बच्चे को आप सिखा रहे हैं, आप भी समाज का पार्ट है, बच्चा भी समाज का पार्ट है, स्कूल भी समाज का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, टीचिंग का क्या मकसद होता है कि बच्चों को आप इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यानी कि अतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है वो टीचर के साथ इंटरैक्ट कर कर, आपस में बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर कर यहाँ पर सीखते हैं। तो टीचिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। चलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होती है, बच्चों के अंदर विकास होता है और बच्चों का अधिगम होता है, यानी कि लर्निंग बढ़ती है। क्योंकि जब भी आप बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनकी लर्निंग बेहतर होती है, एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है कि टीचिंग की वजह से बच्चों के अंदर बिहेवियर में चेंज भी आता है। अब देखो ये कैसे, टीचिंग आपने करी, चलिए ठीक है, टीचिंग से बच्चा क्या सीखेगा, लर्निंग सीखेगा, चलिए भी ठीक है। और लर्निंग में हमने क्या सीखा था, लर्निंग की वजह से बच्चों के बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं, ये चीज़ आपने सीखी थी। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, टीचिंग की वजह से बच्चे के जो बिहेवियर में चेंज आते हैं। क्लियर है, यहाँ पर देखो मैंने रिलेट करके बता दिया आपको कि किस तरीके से होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है कि टीचिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, टीचिंग एक कला भी है और विज्ञान भी है, यानी हर किसी के बस की पढ़ाना नहीं होता। टीचिंग एक आर्ट है जो कि स्पेसिफिक कुछ लोग ही कर सकते हैं। जैसे आप सब टीचर बनने जा रहे हो तो आपके पास ये एक आर्ट है जिस वजह से आप बच्चों को अपनी चीज़ें समझा सकते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, तो ये आपका आर्ट हुआ। दूसरा, टीचिंग साइंस है, क्योंकि साइंस में क्या है ना, आपको हर चीज़ बहुत ध्यान से, दिमाग से, किसका क्या फ़र्क किस चीज़ पे पड़ेगा, क्या एक्सपेरिमेंट मैं करूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। टीचिंग में भी सब चीज़ें करनी होती है। आज एक्टिविटी मुझे करानी है, आज मुझे बच्चों को ढंग से जो है कंडेंसेशन पढ़ाना है, तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा मेथड ऐसा यूज़ करूँ कि बच्चों को ढंग से समझ आ जाए। प्रॉपर प्लानिंग करी आपने, तो क्या हुआ, टीचिंग एक साइंस भी हो गया, टीचिंग एक विज्ञान भी हो गया। क्लियर है। टीचिंग है फेस टू फेस एनकाउंटर, यानी कि टीचिंग में क्या होता है, आमने सामने रहकर बात बनती है। अगर मैं फ़ोन पे पढ़ाऊंगी कुछ समझ नहीं आएगा, अब मैं आपके सामने हूँ, फेस टू फेस एनकाउंटर है, चाहे ऑनलाइन है लेकिन फेस टू फेस तो है ना। तो टीचिंग में क्या हुआ, आमने सामने रहकर चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि टीचिंग जो है वो ऑब्जर्वेबल होती है, मेजरेबल होती है, मॉडिफेबल होती है, यानी कि जो टीचिंग है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को आप माप भी सकते हैं कि आप कितना बेहतर पढ़ा रहे हैं, और अपनी टीचिंग के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं समय के अनुसार। क्लियर है ये सारी चीज़ें। आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए अब हम आगे अपने अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग। कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैंने आपको मेथड्स नहीं पढ़ाए हैं, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के अलग अलग प्रकार। वो मैंने आपको पढ़ाए थे तरीके कि किस किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि बच्चों को जो इतना पढ़ाया जाता है, हर एक का ना नाम होता है। आपने आज किस तरीके से पढ़ाया, आपने आज क्या चीज़ पढ़ाई, मतलब कि बेसिक टीचिंग के प्रकार पढ़ेंगे हम। ठीक है। ये ना सारे मैंने अपनी एक शॉर्ट बनाई थी, इसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, एक माइक्रो टीचिंग को छोड़ के। तो अगर बच्चों ने वो शॉर्ट देखा है ना, 1 मिनट वाला वीडियो, तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे ये वाला पूरा सेशन। चलिए, तो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। आप सबने डिप्लोमा किया है टीचिंग में, तो आप सब इसको ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये जो है बेसिक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर होती है वो कुछ स्पेसिफिक 4-5 बच्चों को लेकर पढ़ाते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब इसको डिटेल में जानते हैं क्या है कि माइक्रो टीचिंग में क्या हुआ कि कुछ बच्चों को एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, और ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये टीचर ट्रेनिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि वो अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। देखो, आपने भी वो प्रोसेस किया था, मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट में, मैंने सेंटर में माइक्रो टीचिंग किया है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने जो 4-5 बच्चे आपके सामने बैठा देंगे और आपको बोलेंगे चलो आज आपको इन्हें फोर्स पढ़ाना है। तो हमने जो है, आपका जो टीचर होता है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। इससे क्या होता है, टीचिंग स्किल्स में प्रैक्टिस करी जाती है। अब इसका ना एक पूरा प्रोसेस होता है माइक्रो टीचिंग का, वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं अपने माइंड में या एक पेपर पे कि हम पूरा अपना लेसन प्लान बनाते हैं कि अच्छा मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, कौन कौन सी एक्टिविटी का इस्तेमाल कराऊंगी, कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आज पूछूंगी। मैंने क्या करा, पहले प्लानिंग कर ली। इसके बाद क्या हुआ, अच्छा चलिए मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, अब मैंने अपनी माइक्रो टीचिंग स्टार्ट कर दी, अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। चलिए मैंने पढ़ा भी लिया। अब इसके बाद क्या होगा, मेरा जो टीचर है वो मुझे फीडबैक देगा, वो मुझे बताएगा कि आपकी देखिए यहाँ यहाँ इस जगह कमी थी, आप यहाँ पर एक बेहतर एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते थे, आप यहाँ पर बच्चों को और ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको फीडबैक मिला। चलिए फीडबैक मिल गया, फिर जो आपको फीडबैक मिला उसके बेसिस पे आप दोबारा से अपना प्लान बनाते हैं कि अच्छा इस बार मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल करूंगी और बच्चों को मैं अपने साथ इस तरीके से इन्वॉल्व करूंगी। आपने दोबारा से प्लानिंग कर ली, फिर से योजना बना ली। अब क्या करेंगे, आप फिर से पढ़ाएंगे एक बार। अब देखेंगे कि आपने क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करी जो पिछले बार आपकी कमियां थी। और फिर जब आपने दोबारा पढ़ा दिया, फिर आपको टीचर दोबारा से फीडबैक देगा। तो चलो आपने देखो वो सारी चीज़ें तो इम्प्लीमेंट कर दी, अगर अब भी कोई कमी है तो टीचर आपको बता देगा, नहीं तो बोलेगा वाह बढ़िया बच्चे बहुत अच्छा किया। तो माइक्रो टीचिंग में बेसिकली क्या होता है, पूरी देखो आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग करना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, माइक्रो टीचिंग समझ आ गया तो चलिए अब नेक्स्ट है मैक्रो टीचिंग। अब हम आ गए हैं जो आप स्कूल्स में मेथड इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो टीचिंग रिलेट करता है जहाँ पर आप जब टीचर ट्रेनी होते हैं, जब अब उन सारे मेथड की बात करेंगे जो आप एज अ टीचर आप खुद इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मैक्रो टीचिंग में क्या है, यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। मैक्रो मैक्रो माइक्रो मतलब कम, मैक्रो मतलब ज़्यादा, यानी कि मैक्रो का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर बच्चों को पूरी एक क्लास को एक साथ पढ़ा रहे हैं। और बेसिक यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको बच्चों को कोई लेक्चर देना है, सपोज कोई असाइनमेंट के बारे में चीज़ समझानी है, कोई आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो वहाँ पर आप मैक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ नहीं करते, यहाँ पर आप कोई एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करते, कुछ भी नहीं, बस आप बेसिकली बच्चों को लेक्चर देके चीज़ें समझाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने बहुत सारे बच्चों को एक साथ में पढ़ाया। यहाँ पर आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, चाहे आपको कोई कॉन्सेप्ट नया पढ़ाना है तो उसके बारे में जब इंट्रोडक्शन देते हैं, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर याद रखना है यहाँ पर लेक्चर मेथड का इस्तेमाल होता है। कुछ एक्टिविटी नहीं, सिंपल बोलना 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 बोलना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट है आपका टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या हुआ, पूरी एक टीचर की टीम आपको पढ़ाती है। जहाँ पर देखिए आप यहाँ पे देखिए कितने सारे टीचर्स हैं, तो जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा टीचर मिलके कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे हम बोलते हैं टीम टीचिंग। अब ये किस लिए किया जाता है, बच्चों की स्पेसिफिक किसी एरिया में काम करने के लिए ये चीज़ करी जाती है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। Team teaching involves a group of instructor working purposefully, regularly and cooperatively to help a group of student of any age। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ टीचर मिलके कुछ बच्चों के लिए साथ में मिलके काम करते हैं ताकि उनकी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। यहाँ पर जो टीचर्स है वो मिलके साथ में रखते हैं कि अच्छा देखो हमें 4 दिन में इतना बच्चे को समझाना है, इस तरीके से समझाना है, हम बच्चे को इवैल्यूएशन इस तरीके से करेंगे। बेसिकली क्या हुआ है, जो एक टीचर काम करता है ना, यहाँ पर वो 2 से ज़्यादा टीचर मिलके एक साथ में काम करते हैं, इसे हम बोलते हैं टीम टीचिंग करना। क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़े हम यहाँ से। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रीटीचिंग। रीटीचिंग मतलब दोबारा से पढ़ाना, लेकिन अंतर है यहाँ पर। दोबारा से पढ़ाना का मतलब यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर बच्चे को पूरा का पूरा लेसन दोबारा से पढ़ाते हैं। यहाँ पर आप ये नहीं जानते कि बच्चों को ये चीज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आई सिर्फ वो ही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप पूरा का पूरा चैप्टर बच्चे को दोबारा से समझाते हैं, चाहे तो आप उसे कोई नया मेथड से समझा लिए या फिर कोई नई एक्टिविटी करके समझा दिया। आपका बस मतलब यहाँ से है कि रीटीच करना, दोबारा से सारा का सारा पढ़ाना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिपीट करना नहीं होता कि मतलब पहली बार समझ नहीं आया इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मकसद है बच्चों को और बेहतर तरीके से क्लियर कराना, चाहे नया मेथड इस्तेमाल करके, नया अप्रोच इस्तेमाल करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रीटीचिंग।
चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे का माइंड है उसमें कुछ चीज़ कमी है, तो एज अ टीचर क्या करोगे, आप फिक्स करोगे उसे। यानी कि बच्चे के कॉन्सेप्ट समझने में अगर कहीं कोई कमी रह गई है, जैसे कि आज मैंने आपको पढ़ाया मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, या फिर मैंने आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो आप बोलेंगे मैम मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मुझे दोबारा पढ़ा दो। जब मैं आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी ना, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, वो कहलाएगी रेमेडियल टीचिंग। यानी कि यहाँ पर आप क्या चीज़ करते हैं, जो चीज़ बच्चे को समझ नहीं आती है, जहाँ पर जिस एरिया में बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है, आप वहीं उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझाने के लिए बच्चे को काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस एरिया में बच्चे को कमी थी, आपने वही उस चीज़ को समझाने के लिए बच्चे के लिए काम किया। अब यहाँ पर क्या हो, आप अकेले एक बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर 2-4 या ग्रुप में बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आप पूरे ग्रुप को भी एक साथ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। रेमेडियल यानी कि रेमेडी यानी कि इलाज करना, एक तरीके से जहाँ पर भी नॉलेज में कमी है वो चीज़ें उनको दोबारा से पढ़ाना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, आज के सारे कॉन्सेप्ट जितने हमें पढ़ने थे हमने पढ़ लिए। हमने टीचिंग के बारे में अच्छे से सारी नॉलेज ले ली है। अभी भी टीचिंग बहुत बाकी है, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा है। हम बस धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट जो है कवर कर रहे हैं, ताकि एक एक आपका कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर हो जाए। चलिए, हाँ, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में करेंगे थम्स अप, या फिर करेंगे यस मैम कि हाँ जितना समझाया था सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब अपना क्विज राउंड खेलेंगे, जहाँ पर मैं आपसे हमेशा कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ और आप करते हैं उनके आंसर, ताकि पता चले कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा टीचर मिलके जब पढ़ाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए टीचर टीचिंग, ऑप्शन बी कोलैबोरेटिव टीचिंग, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव टीचिंग, या फिर ऑप्शन डी टीम टीचिंग। क्लियर है, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल। कब आप बोलेंगे कि एक टीचर जो है वो सक्सेसफुल है, जब वो अपने बच्चों को जो नॉलेज है, नॉलेज प्रोवाइड कर दे, या फिर जब वो अपने बच्चों को नॉलेज एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यानी कि एक प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करे। सी है जब वो टाइम टू टाइम बच्चों के टेस्ट ले, या फिर ऑप्शन डी है कि वो बच्चों को हेल्दी रहने के बारे में बार बार सिखाए कि आपको हेल्दी रहना है तो इसलिए आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, ये चीज़ें बार बार बच्चों को सिखाए। तो एक टीचर जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कब होगा इन चारों कंडीशन में से। क्वेश्चन नंबर 3, गुड टीचिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए डायग्नोस करना यानी कि जो कमी है उसे पहचानना, ऑप्शन बी रेमेडी देना, कमी को पहचानने के बाद उसका इलाज बताना, ऑप्शन सी बच्चों को फीडबैक देना, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी बच्चों को डायरेक्शन देना, उनको समझाना। अभी ये ऑप्शंस नहीं है कि इनमें से क्या क्या होना चाहिए, ऑप्शंस आपके लिए ये है, ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन बी ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन सी ए बी सी डी चारों सही है, एंड ऑप्शन डी ए सही है सिर्फ। ठीक है, अब आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे और देखेंगे किसका आंसर ठीक है और किसका गलत है।
ठीक है बच्चों, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। जितना हमें आज के सेशन में कवर करना था हम अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए हैं या नहीं आए हैं। प्लस ज़्यादा से शेयर करें। और अगर आप नए हैं, आप पहली बार हमें देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।